First thing, what I just have gone through there, that is इंडिया में G20 की कब मीटिंग होने वाली है? सर 7-8 सितंबर में, अबाउट 9-10 सितंबर को होने वाली है. ओके. क्या है ये ग्रुप G20? ये जो भी डेवलप कंट्री है और नॉन डेवलप कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है जिसका ये है कि जो फाइनेंशियल वैश्विक स्तर पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे बाकी मुद्दे के लिए. ओके. एनी अदर मेंबर? सर G20 is group of 19 plus 1 European Union countries. And the purpose? Which discusses the purpose of the group is cooperation among themselves for better economic opportunities and to develop the whole globe. ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए ये ग्रुप है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल. थ्रू द बेटर कोऑपरेशन वी विल डेवलप द होल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज द मेन पर्पस. ओके. नाउ it is going to be held in India in 9th and 10th September. Is there any biggest concern for India? क्या कोई ऐसा मुद्दा है भारत के लिए जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, या सबसे ज्यादा भारत का, या कहा जाए कि दिल्ली के लिए सबसे बड़ा कंसर्न इशू है? न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पे, इन पे सबसे ज्यादा मेन बात अभी जिसकी हो रही है. कम ऑन सर. मणिपुर हिंसा के बारे में. मणिपुर हिंसा के बारे में. ओके. और नूह में अभी तो हिंसा हुई है. क्या है? नूह में जो हिंसा हुई है और गुड़गांव में जो हिंसा हुई है सर. नहीं, वो नहीं. और कुछ एक सर इसमें अभी तक इनका इससे पहले जो मीटिंग होती है उसमें एक कंसेंसस ये लोग डेवलप नहीं कर पाए रिगार्डिंग स्टेटमेंट अबाउट रशियन एंड यूक्रेन वॉर. ओके. सो अभी इनका पर्टिकुलर कंसेंसस नहीं बना है. इसके अलावा कल्पना, यू वांट टू से समथिंग? यस सर. क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कॉन्टिन्यूअस इशू है. कुछ एक ऐसा इशू जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, दैट इज AI. नहीं, AI भी नहीं है. द बिगेस्ट कंसर्न इज क्या व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे? पुतिन इसको इंडिया में आकर ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया इटसेल्फ. ग्लोबल कम्युनिटी के लिए तो है ही, बट इंडिया के लिए भी इटसेल्फ ये सबसे बड़ा कंसर्न है. यहाँ से पूछ लिया है, इवन 2-3 बार हमारे यहाँ से मतलब पूछ लिया गया है इंडिया से. एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन वगैरह ने भी वहां पर पूछ लिया है, एंड दे सेड, मीडिया वालों ने तो पूछ ही लिया है बार बार, एंड दे सेड कि वी हैवंट गॉट एनी कंफर्मेशन रिगार्डिंग दिस. सो अगर G20 में पुतिन इंडिया आते हैं, ये इंडिया के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और दिल्ली इसके लिए कंसर्न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग? मैं जो पूछ रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं? सर बिल्कुल भारत के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट इशू कर रखा है व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट उनको अरेस्ट करने का. और यदि व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती से अरेस्ट होते हैं तो भारत और रूस की मित्रता पर एक क्वेश्चन चिन्ह लगेगा. और एक इंटरनेशनल अगर पॉलिटिक्स में देखें तो भारत की छवि भी कहीं ना कहीं खराब होगी. तो भारत के लिए क्या इससे जस्ट पहले जो G20 मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में. क्या व्लादिमीर पुतिन ने वो ज्वाइन की थी?
he skipped the meeting of BRICS in South Africa. वहां पर भी उन्होंने स्किप कर दिया था, बट अभी जो वहां से स्टेटमेंट आया है, इट इज अबाउट द डिलेमा. सो देयर इज नो क्लियर कट डिनायल. उन्होंने क्लियर कट मना नहीं किया है कि वो नहीं आ रहे हैं. सो एज नीरू सेड कि इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ने उनके लिए जो वारंट जारी किया हुआ है उसमें वो अरेस्ट हो सकते हैं. इज इट पॉसिबल, अगर भारत में पुतिन आते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू अरेस्ट द व्लादिमीर पुतिन? नो सर. व्हाई? क्योंकि आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें शायद इंडिया उसके मानता नहीं है, सिग्नेटरी उसके नहीं जजमेंट को. बहुत है, सारे कंट्री. इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है. यस, दैट इज द गुड पॉइंट. द टू मेंबर्स ओनली रेज द गुड पॉइंट. वन इज कि यस, आईसीसी के अंडर में ये वारंट उनके अगेंस्ट जारी हो चुका है, बट इंडिया के लिए ये कंसर्न नहीं है कि उनको यहाँ अरेस्ट किया जाए, या इंडिया के लिए एसेंशियल नहीं है, इंडिया के ऊपर ये फोर्स नहीं होगा कि उनको यहाँ अरेस्ट किया जाए. दिस इज क्योंकि हम उसके सिग्नेटरी नहीं है, भारत उसका हस्ताक्षर करता देश नहीं है. क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? वेदर वी विल सी कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, दिस इज द मेन थिंग. ये आपसे पूछी जा सकती है. सर अगेन एक क्वेश्चन बनता है कि इसका Yes. सिग्नेटरी क्यों नहीं है भारत? ये आई थिंक कुछ रीजंस थे जिसमें हमने कुछ वॉर क्राइम्स या ऐसा कुछ क्लेम किया था, कुछ इंटरनेशनल पर्सनालिटीज को अरेस्ट करने के लिए, या ऐसा कुछ था. शायद पाकिस्तान के हैं कुछ, या ऐसा कुछ है कि अगर उनके अगेंस्ट इसमें कार्रवाई नहीं की जाती है या उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम फिर इसके स्थायित्व को या इसके होने को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ऐसा कोई इशू था शायद. सर ये यूएन की बॉडी है ना? यस. ये डिफरेंट है? नहीं, ये सर डिफरेंट ये है. यूएन, ये ये डिफरेंट ओके, है. यूएन से कंफ्यूज हो डिफरेंट गई. है. यस, यस. Okay. Next question is about, have you heard the new term that is the China plus one? Recently news में है China plus one. नहीं सुना? ये अभी पिछले 2-3 सप्ताह से बहुत ज्यादा न्यूज में है China plus one. ओके. वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? हु इज द न्यू वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट? अजय बंगा. अजय बंगा. ओके. इंडियन ओरिजिन के हैं अजय बंगा, जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने. इन्होंने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है, एंड दैट किक स्टार्टेड द डिबेट. उन्होंने ये बोला है, इंडिया हैव ओनली 2 to 3 years टू रिप्लेस द चाइना फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन. अगर इंडिया या कोई भी देश चाइना को रिप्लेस करना चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये इन्वेस्टमेंट जिस तरह से चाइना में होता था, मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से चाइना में होती थी, अगर उसे कोई रिप्लेस करना चाहता है तो इंडिया के लिए ये 2 से 3 साल ही है जिसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. सो द टर्म इज चाइना प्लस वन. वाई चाइना प्लस वन? चाइना प्लस वन का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वेरियस कंपनीज के, वेरियस ग्लोबल कंपनीज के चाइना में, वो तो रहें या वो तो कंटिन्यू करेंगे. एकदम से प्रोडक्शन कोई बंद नहीं कर रहा है, बट दे विल रिप्लेस विद ग्रेजुअल टाइम. तो ये समझ लो कि जैसे एप्पल का वहां पर होता है मेड इन चाइना, हमने पढ़ा होगा ना, एप्पल का भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो वहां पर एंड देन असेंबल्ड या ऐसा लिखा रहता है. तो वो जितने मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं वो रहेंगे, बट 2023, 24, 25 तक ये वहां से रिप्लेस करेंगे चाइना से. दिस इज कॉल्ड द चाइना प्लस वन. क्या ये चीज समझ में आ रही है? चाइना एक्सिस्टिंग है. यस. ओके, चाइना का प्रोडक्शन प्लस चाइना का वन इन द सेंस कि वन इन द सेंस देश टू में रिप्लेस, टू क्रिएट एन ऑल्टरनेट, वाइल चाइना वुड बी कंटिन्यूड. चाइना बना रहेगा और उसके साथ में प्लस वन एक और ऑल्टरनेट क्रिएट हो जाएगा जब तक, साथ साथ ही. दिस इज कॉल्ड द चाइना प्लस वन. सर इसका मतलब कहीं ये तो नहीं ना कि अदर सप्लाई चेन हम क्रिएट कर रहे हो? यस, ऑब्वियसली.
वी आर प्रोवाइडिंग द ऑल्टरनेट फॉर द सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और इंडिया कर सकता है, कोई और कंट्री भी कर सकता है, बट चाइना प्लस वन इज टू रिप्लेस द चाइना ग्रेजुअली। दिस इज द चाइना प्लस वन, कि चाइना है, चाइना बना रहेगा, प्लस वन उसके साथ में एक और पैरेलल को एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके साथ में एक और कोई खड़ा हो जाएगा। दिस इज द चाइना प्लस वन। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? फिर मैं इस पे आगे बात करूं। यस सर। यहां तक समझ में आया? अब ये बात कि क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है, अगर ये पूछा जाए तो क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है? इफ वी से यस, हाँ हम कर सकते हैं, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं? एनर्जी सेक्टर सर। एनर्जी सेक्टर में, ओके। एनर्जी सेक्टर में कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह। रिन्यूएबल एनर्जी में हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी में चाइनीज क्या डोमिनेंस है? सर अगर चाइना को हाँ एक बार हरी आप बोलिए। यस हाँ हरी आप बोलिए प्लीज। सर जो भी सोलर प्लेट्स हैं, जो भी हाँ सर, जो भी सोलर प्लेट्स हैं जैसे सोलर पावर के लिए, और जो भी विंड एनर्जी के लिए भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो चाइना के पास उनके ज्यादातर आईपीआर या जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास है ज्यादा। तो वो हम एक्चुअली हमारे पास तो कैपेसिटी तो है, बट जो टेक्नोलॉजी है वो हम यहीं पे, मतलब यहीं पे अब बनाना स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट करें, तो प्लेस किया जा सकता है उस चीज में। अच्छा, इसके अलावा यस नीरू वांट टू से समथिंग। सर जो अभी इंडिया एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिससे पीएलआई स्कीम चला रहा है, सेकंड वन ऑटोमोबाइल पार्ट्स, उसके बाद जो रिफाइनिंग, जो क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग जो की कैपेसिटी जो इंडिया इंक्रीज कर रहा है, जितना क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उसके बाद जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद चाइना का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या उसमें अच्छा कर सकता है। तो उसके बाद टेक्सटाइल में चाइना नहीं है। हाँ यही। और कोई? यस परमाराम जी, परमानंद जी। सर एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं, एक टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जा सकता है, बाकी ये कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रेम जी। यस सर सेमीकंडक्टर और आईटी हार्डवेयर में भी कर सकते हैं। आईटी यस, आईटी आपका सबसे पहला रिप्लाई आईटी होना चाहिए। वी आर हैविंग द डोमिनेंस इन द आईटी। तो कभी भी अगर ये चीज आती है कहीं भी कि इंडिया सबसे पहले कहाँ लीड करेगा, अगर इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करते हैं तो वी विल लीड इन द सर्विस सेक्टर, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर्स बेटर हैं, अक्रॉस द ग्लोब इस चीज को जानते हैं। दूसरा, अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी बेस्ड या कहीं भी इनकी बात आती है तो आपका सबसे पहला रिप्लाई आईटी होना चाहिए। द सेकेंड इज द फार्मास्यूटिकल एंड द थर्ड इज द मेटल। वाई? स्टील। स्टील प्रोडक्शन में इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है। क्या आपको ये पता है कि अभी ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में, ग्लोबल स्टील सप्लाई में चाइना का डोमिनेंस है? इंडिया इसको कैसे रिप्लाई कर सकता है? द रीजन बिहाइंड दिस, द इंक्रीमेंट इन द चाइनीज डोमेस्टिक डिमांड। उनकी खुद की घरेलू डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, और चाइना ने इसीलिए वहां से जो मेटल्स का एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया है। उस पर कई, मतलब बैन का मतलब ये है कि उन्होंने कई सारा जो टैक्स है वो इंक्रीमेंट कर दिया है, एक्सपोर्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया है। तो वो वहां पर होल्ड कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सो इंडिया विल ऑक्यूपाई द वैक्यूम। जो ग्लोबल सप्लाई में स्टील की डिमांड है उसको इंडिया रिप्लेस कर सकता है। मैं अभी की रिसेंट रिपोर्ट्स के बारे में ही बता रहा हूं, उनमें जो 3 चीज निकल कर आई है। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस 3 थिंग्स। 1 इज आईटी, सेकंड इज फार्मा एंड थर्ड इज मेटल। इन 3 चीजों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, इनके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है जो अभी हमारे एक मेंबर ने कहा है, या किसी भी तरह का एक्सपोर्ट में रिप्लेसमेंट करने का या चाइना को रिप्लेस करने का एक सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है, दिस इज द पीएलआई स्कीम। इसको अच्छे से देख लेना है। 4 to 6% तक का सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू
डेवलप द मैन्युफैक्चरिंग हब इन द इंडिया इटसेल्फ। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब हम डेवलप करें और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होने लग जाए, उसके लिए PLI स्कीम है। इसको एक बार और अच्छे से देख लेना। ये इंडिया को एक तरह से ये समझ लीजिए कि अगर एशियन सेंचुरी की कहीं बात की जाती है या इंडियन डोमिनेंस की बात की जाती है, तो वहां उस सपोर्ट के लिए PLI स्कीम बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। और ये वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह, इनके भी जो असेसमेंट्स हैं उसमें PLI को प्रेस किया गया है। उन्होंने बहुत ज्यादा इसकी तारीफ करी है। क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक? तो फिर मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर। बट जी अ सर। सिंगल कंट्री प्रोवाइडिंग अ चैलेंज टू इंडिया। इन्हीं एशियन देशों में एक देश ऐसा है जो भारत को चुनौती दे रहा है टू रिप्लेसिंग द चाइना। मतलब वो भी चाइना को रिप्लेस करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। द कंट्री नेम्ड वियतनाम। वियतनाम इज द कंट्री। व्हाई? बिकॉज जियोग्राफिकल लोकेशन, लंबा कोस्टल एरिया, और ये सारी चीजें, चाइना के नियर बाई होना, और ये सारी चीजें वियतनाम में, और वियतनाम का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो वहां की GDP में अबाउट 25 to 30% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग वहां की बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन उनकी बहुत अच्छी है। दैट्स व्हाई वियतनाम इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ चैलेंज टू इंडिया। क्या ये चीज क्लियर है? China +1 and China +1 could be India or the Vietnam also. क्या ये चीज यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो, किसी को न्यू मेंबर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर ऐसा लग रहा हो कि ये नहीं कंसेप्ट समझ में आया, तो आप दोबारा पूछ लेना इसको। नेक्स्ट इज, हैव यू हर्ड अबाउट द नाइजर कू? नाइजीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है, नाइजर में जो तख्ता पलट हुआ है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैंने उसका सबसे पहली चीज आपको एक भेजी है, ग्रुप में मैंने शेयर किया है, द साहेल रीजन। क्या वो मैप आप लोगों ने देखा है? साहेल रीजन में वो जो एक स्ट्रिप है, एक पट्टी है अफ्रीका की, उसको साहेल रीजन कहा जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया हुआ है। अगर नहीं देखा हो तो इसके बाद में देख लेना। सबसे पहली बात ये कि अफ्रीका पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यस, एक यहाँ अनएक्सप्लोइटेड है अभी सर, क्योंकि वो एरिया। यस, अभी तक अनटैप्ड रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, इसलिए वो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए इंटरेस्ट है। अच्छा, उन रिसोर्सेज के अलावा और कुछ है वहां पर? रिसोर्सेज में तो मतलब हम ये मान लेते हैं ना मोस्टली। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं, ओके। और सर वर्ल्ड का बड़ा मार्केट है इंडिया की तरह। वर्ल्ड का बड़ा मार्केट है इंडिया की तरह, पार्शियली सही है, क्योंकि वहाँ पॉवर्टी ज्यादा है, तो मार्केट में परचेजिंग कैपेसिटी उतनी है नहीं। फिर भी यस, पॉपुलेशन है। जी। और इसके अलावा सस्ता लेबर, चीप लेबर वहां पर अवेलेबल है। एंड द थिंग व्हाट यू से इज द बेटर प्रेजेंटेशन इस चीज का। चीप लेबर के अलावा द थिंग इज देयर द ह्यूमन रिसोर्स। वहां पर ह्यूमन रिसोर्स, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड में इंडिया चल रहा है, इसके बाद वाला फेज डेमोग्राफिक डिविडेंड का अफ्रीका का आने वाला है। ये चीज याद रखिएगा। सो व्हाई द होल कम्युनिटी इज फोकसिंग टुवर्ड्स अफ्रीका, कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो यूथ पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो समझते हैं ना आप लोग, जननांकी की लाभांश। तो जो यूथ पॉपुलेशन का चंक हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जितना मैक्सिमम परसेंटेज आपकी पॉपुलेशन में होता है, वो फेज अफ्रीका का आने वाला है। सो अफ्रीका विल प्रोवाइड, एज यू सेड, द चीप लेबर एंड ऑल। सो वहां पर हमारे पास वर्क फोर्स ज्यादा अवेलेबल होगी। एक चीज ये हुई अबाउट द होल अफ्रीका। अब दूसरी चीज ये कि क्या कुछ ऐसे देशों के नाम आप बता सकते हैं जहां पर रिसेंटली तख्ता पलट हुआ हो?
या इस तरह से आर्मी ने इन्होंने वहां पर रिसेंटली तख्ता पलट किए हो? नाइजर है, सूडान है, माले है, नाइजर है, बुर्किना सूडान फासो है, बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो हम्म, के पास में माले है, माली, उससे इथोपिया पहले लीबिया में हुआ म्यांमार था। में, इथोपिया है, सूडान है। यहाँ पर रिसेंटली ऐसे कू हुए हैं। अब एक बात ये कि अ, इस तरह के जो तख्ता पलट है, ये भारत में क्या हो सकते हैं, या क्या भारत में ऐसे चांसेस हैं, या भारत में ऐसा तख्ता पलट नहीं हुआ लास्ट 70 ईयर्स में, या ऐसा कभी प्रयास भी नहीं हुआ? इसके क्या रीजन है? सर इसमें जो मेन रीजन देखें तो एक तो यहाँ की जो डेमोक्रेटिक जो हमारा लोकतंत्र सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम बहुत मजबूत है। साथ ही यहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट रही है हमेशा, जो शक्ति का तो वहां भी रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहां भी है, वहां भी थी, अभी नाइजर में भी थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ही थी। सर मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ जीवंत लोकतंत्र है, पहली बात। तो वो जीवंत लोकतंत्र में क्या है ऐसा, मैं वही सर पूछ रहा हूँ। हाँ सर, इसमें जो चुनी हुई सरकारें हैं सर, वो जनता की जो जनाकांक्षाएं होती है उनकी पूर्ति करती है सर सर हम्म, सर मेरा मानना है कि लोकतंत्र तो हमारे भारत में है ही, लेकिन लोकतंत्र को जो बेस प्रोवाइड करता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेना या आर्मी है, उसे किसी भी तरह का, वो पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के अंडर में है। तो संवैधानिक प्रावधानों में कहीं भी सेना को किसी भी तीनों तो स्तंभों से वहां ऊपर ऐसा नहीं। है क्या, उन देशों में ऐसा है क्या कि वहां पर सेनाएं एग्जीक्यूटिव का पार्टिसिपेशन करती सर है? जैसे पाकिस्तान का मुझे पता है, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि वहां पे अगर अव्यवस्था होती है तो सेना तख्तापलट कर सकती है। अफ्रीका का मुझे आइडिया नहीं है। अफ्रीका में नहीं था ऐसा, अभी नहीं था सर। रिसेंटली, सर यस। तो किसी भी देश में यदि आर्मी को होता है तो उसके पीछे दो ही रीजन होते हैं। यदि उसकी जन सहभागिता होती है, या तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट वीक होता है, या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है। भारत में सर इकोनॉमिक जो डाइवर्सिफिकेशन है, भारत का असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। साथ ही जो लोगों की जो एमएसएमई में जो पार्टिसिपेशन है वो स्ट्रांग है। और जब से भारत आजाद हुआ है तो संविधान एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा गवर्नमेंट के साथ रहा है। तीसरा सर, जो आर्मी है उसके तीनों विंग के कमांडर्स अलग अलग हैं, और तीनों में हमेशा एक के ऊपर प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में रहे। और सर फोर्थ डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ओके, एनी अदर मेंबर? सर सर इसमें रूट लेवल पे तो सर ये देखा जाए तो जनता का जो विश्वास है व्यवस्था के प्रति वो अटूट है सर। जब जनता का विश्वास नहीं होगा तो चाहे सैन्य शासन हो चाहे ना हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर। सर जनता का रूल तो राजतंत्र था जब यहाँ, तब भी था। तो ये लोकतंत्र होने के बाद ही ऐसा क्या हुआ है? मैं वही पूछ रहा हूँ, और ऐसा क्यों रहा है कि सर लोकतंत्र? मुझे तो जो बेसिक लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेना है उसको किसी भी तरह के ऐसे अपर राइट्स नहीं है, तो क्योंकि वो उसको राइट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जब राइट्स तो नाइजर में भी राइट्स नहीं तो थे ना, आप वैगनर ग्रुप को देखिए अभी ना, नाइजर में वैगनर भी वहाँ, नहीं है सर। वैगनर में आप वैगनर उसको देखिए ना ग्रुप को, वो पुतिन को चैलेंज करने चले गए, उनको कौन सा राइट है? वो तो इवन ऑफिशियली हायर्ड मर्सनरीज भी नहीं है, वो भी वहां पर चैलेंज करने चले गए थे। सर यस इस राजेश। मामले में हाँ एक सेकंड राजेश, आप बोलिए। सर भारत में जो सत्ता की साझेदारी है वो तीनों अंगों में बराबर बटी हुई है, और उसी के हिसाब से देखा जाए तो जो सेना का जो रोल है उस हिसाब से लिमिटेड है, तो उसमें इतना इंटरफेरेंस नहीं है। बाकी यहाँ की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो भी अभी मैच्योरिंग स्टेज में है, और इनिशियली जो ये भी रहा है कि राजनेताओं ने चाहे मतलब पब्लिक की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम किया है, तो वो चाहे उनका पॉलिटिकल बेनिफिट रहा हो या फिर कुछ भी रहा हो, लेकिन वो पब्लिक की डिमांड हमेशा लगभग पूरी फुलफिल रही। इतना बड़ा जन विद्रोह नहीं हो पाया जिसमें सेना का इंटरफेरेंस हो। मतलब इंडिया के नेता इतने समझदार रहे हैं कि वो जनता को खुश रखा है उन्होंने, चाहे और कुछ भी हो जाओ, जनता उससे खुश रही है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। कल्पना, यू वांट टू से समथिंग? जी सर। सर इंडिया सॉवरेन कंट्री है, जैसे कि हम देखते हैं कि
चुप रहना भी नाइजीरिया में फ्रेंच और यूएसए का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। और ये हमारे इंडिया में जैसे कि हम नॉन अलाइन नाम को फॉलो करते हैं, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। प्रेम जी, यस। सर इसमें अगर कारण देखा जाए तो इसमें सर पहला कारण आ जाता है कि एक इंडिपेंडेंस के बाद में सर स्टेबल गवर्नमेंट रही है यहाँ। स्टेबल गवर्नमेंट रही कैसे? बात वही है ना, आप सब उसी बात पे आ रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट रही है, तो गवर्नमेंट इसका तो ये इस रीजन दे कर सकते देंगे। हैं हाँ सर, सर भारत इसमें और एक मिनट विविधताओं का देश सर, है। मेरे को बात खत्म करने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ प्रेम जी बोलिए। इसमें सर स्टेबल गवर्नमेंट भी एक रीजन है उसका, और दूसरा सर जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे तो जो कमांडर इन चीफ रहता था वो डिफेंस मिनिस्टर रहा करता था। पर ये इंडिपेंडेंस के बाद में हमने ये कम्प्लीटली चेंज कर दिया और एक सिविलियन मतलब मिनिस्टर को बिठा दिया, डिफेंस मिनिस्टर टू कंट्रोल द आर्मी। दूसरा है सर डाइवर्सिटी हमारे आर्म फोर्सेस में इतनी है कि एक मिलिट्री लीडर को टोटल सबको एक कूप में ले आना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद सर एक हमने इसका स्टैंड बाई पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बनाया है कि अगर कोई ऐसा नौबत आए तो उससे हम इसको ये पर्पस को डिफीट कर पाए। देखिए आप लोग सब क्या है कि सिर्फ एक ही चीज को देख रहे हैं। मैं बताता हूँ वो द रीजन कि आप ये देख रहे हैं कि सेना गई और सेना ने तख्ता पलट कर दिया। मैं उस चीज को वैसे देख रहा हूँ, या जो क्वेश्चन की जो ग्रेविटी है वो ये है कि सेना ही नहीं, कोई लीडर ऑफ ओपोजिशन भी या कोई राजा भी या कोई भी उसका तख्ता पलट कर दे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का, वो है तख्ता पलट करना। आप लोग सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि सेना का हेड और उसने तख्ता पलट कर दिया। बियॉन्ड दिस इस चीज को समझिए फिर रिप्लाई कीजिए। यस हरी, आप बोलिए एक बार। सर इलेक्शन जो पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्शन से होती है, और कोई ये YUP, एक तो अपना नाम बदल लेना, जो आप लोगों का नाम है एक्चुअली ये यप लिखा है इसमें ये आपका वो हैंडसेट में या उसमें नेम चेंज कर सकते हैं आप लोग। हाँ बोलिए प्लीज। सर इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिलिट्री की अगर अपन देखें तो मिलिट्री के अंदर भी 3-4 अलग अलग बटालियन है। कभी कोई राजपूत है, कोई अपना जो नॉर्थ ईस्ट के अलग हैं, उन सबके साथ जाके नहीं हो सकता है, पहली बात तो। और दूसरी चीज ये कि जो जनता का भरोसा है वो भी इतना, जनता के भरोसे के अलावा भी है कि जो मिलिट्री के अंदर जो इंडिविजुअल है वही गवर्नमेंट सेटिस्फाई है। सबसे पहली बात तो वही गवर्नमेंट सेटिस्फाई है, और वो जब तक उनको अपना हनन नहीं लगेगा अपने अधिकारों का, तो ये सब चीज नहीं हो सकती। चलिए यस विशाल। सर इसको एक लाइन में, हाँ मैं एक लाइन में ही कंक्लूड करूंगा इसको हाँ सर। हाँ विशाल। सर इसमें कुछ पॉइंट और देख सकते हैं सर, जैसे कि भारत का जो है वो अनेकताओं में एकता वाला देश रहा है, तो सर संगठित नहीं हो पाए हैं लोग कभी भी इतना कि मतलब एक मुद्दे के लिए तख्ता पलट कर दें। 1857 का रिवॉल्यूशन क्यों फेल हुआ था वही वाला कारण अभी तक भी है कि यहाँ पे कोई तख्ता पलट कर ही नहीं सकता। हाँ सर। 1857 की क्रांति सक्सेसफुल नहीं कर पाए हाँ सर। दूसरा ये है कि सर की जो तख्ता पलट होता है सर राजनीतिक पावर लेने के लिए, शासन चलाने के लिए, तो सर इंडिया के अंदर जो है हमेशा से ऐसे मौके प्रत्येक आदमी को मिलते हैं कि वो राजनीति में जाके और उस लेवल तक पहुंच सकता है कि देश का प्रतिनिधित्व करे। तो सर सैन्य शासन में भी ऐसी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो मतलब सेना के थ्रू मतलब ये वाला चैनल अपनाए। जैसे कि देखा जाए कि रूस में अगर है तो वैगनर समूह है, सर पुतिन है वहां पे ऑलरेडी सत्ता में काबिज है काफी लंबे समय से, तो वहां दूसरे लोगों को सर एक मौका नहीं मिल पाता है। जब मौका नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन के द्वारा जो है सशस्त्र विद्रोह होते हैं या दूसरे हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन इंडिया का जो जीवंत लोकतंत्र है उसके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है टॉप लेवल तक पहुंच सकता है, अपनी राजनीतिक पार्टी स्थापित कर सकता है, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के चैनल से वो देश में सत्ता हथिया सकता है। मतलब वो सत्ता में आ सकता है, हथिया नहीं सकता। हाँ मतलब हाँ सर वो सत्ता में आ सकता है, ओके, रूलिंग पर्सन हो सकता है। ओके, द मेन थिंग बिहाइंड दिस, ये जितने रीजंस है ना, इनका जो बेस है, इनका जो कोर है, दिस इज द पोवर्टी एंड द लो लेवल ऑफ लिटरेसी।
इन दोनों चीजों से इंडिया ने बहुत द्रुत गति से पार पाया है और उसकी तरफ हमने हमेशा प्रयास किए हैं। जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव या जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिवनेस नहीं होती है आपकी गवर्नमेंट में, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे आपकी यहाँ की इकोनॉमी हो, जब तक वो समावेशी नहीं होता है तब तक डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है। उसका जो एग्जाम्पल है हम इंडिया में देख सकते हैं, दैट इज द नक्सलाइट एरिया। नक्सलाइट एरिया में ये सिचुएशन है कि वहां पर उन लोगों ने हथियार उठा लिए या वो एक अलग अपना सब कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो वो रीजन है कि एजुकेशन एंड द पॉवर्टी, ये दोनों चीजें। अब आप जो रिसेंट एग्जांपल मैंने इसीलिए पहले पूछा था कि ऐसे कौन से देश है जहां हाल ही में तख्ता पलट हुए हों, या रिसेंट आप कुछ ऐसे देश गिना सकते हैं, उन सभी देशों की यही कंडीशन है। वो एक गरीब बहुत है और दूसरा वहां पर लिटरेसी का लेवल बहुत कम है। ये दोनों कारण है। उन देशों को आप वापस से एक बार रिकॉल कर लीजिए, आप उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द बेसिक रीजन। दैट्स व्हाई वी मस्ट फोकस ऑन सच बेसिक नेसेसिटीज। आप जब कभी इस चीज को कि हमें क्यों बेसिक नेसेसिटीज पे फोकस करना चाहिए, क्यों सिस्टम इंक्लूसिव होना चाहिए, क्यों समावेशी होना चाहिए, ये उसका कारण है। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो मैं अगली चीज पे जंप करता हूं। इट इज, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इट इज द क्रेडल ऑफ द जिहादिस्ट, इस्लामी जिहादिस्ट। ये पूरा एरिया एक तरह से पालना बना हुआ है इस्लामी जो उग्रवाद है या इस्लामी जो कट्टरपंथ है उसका। इसका कारण क्या है? द अगेन दिस द पॉवर्टी, इलिटरेसी, इसका सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा ये कि ये कुछ रिमोटेस्ट एरिया हैं जहां पर ग्लोबल कम्युनिटी या नेटो वगैरह और इन चीजों का इतना एक्सेस रहा नहीं है, इन्होंने इतना वहां पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। Who started to develop this as a cradle for the Islamic jihadists? ओसामा बिन लादेन। और ओसामा बिन लादेन के कोई एक धार्मिक गुरु है, मतलब या उनका कोई सीनियर पर्सन था। तो उस इन दोनों ने मिलके, मतलब लादेन और इन दोनों ने मिलके यहाँ के इन लोगों को, यहाँ के इन गरीब लोगों को, यूथ को, इनको इन्होंने मोबिलाइज करना स्टार्ट किया, ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया। एंड दिस इज नाउ द हब फॉर द इस्लामिक स्टेट ऑल्सो। इस्लामिक स्टेट का मेन केंद्र भी अभी ये बना हुआ है। अब ये पूछ लें कि ये इस्लामिक स्टेट का मेन सेंटर या एक तरह से क्रेडल बने हुए हैं, इसके क्या रीजन है? तो मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज हैं जहां इस्लामिक स्टेट और ISIL, इस्लामिक स्टेट एंड लीवेंट कंट्रीज जो है, उसमें इन्होंने जब इसको टारगेट किया है, जब स्टार्ट किया 2014-15 से, तो उसके बाद में ग्लोबल कम्युनिटी का इनके ऊपर अटैक्स और वो सारी चीजें होती थी। और ये ऐसी जगह पर, ऐसे रिमोट एरियाज में, जो सो कोल्ड एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, दैट इज द स्लीपर सेल। तो वो स्लीपर सेल यहाँ पर डेवलप किए हुए हैं। अगेन स्लीपर सेल इज अ ग्लोबल फिनोमिना, और उसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें सारी पनप रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, और ग्लोबल कम्युनिटी का इतना फोकस नहीं है। ये है रीजन कि मिडिल ईस्ट अफपाक बॉर्डर, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर इन लोगों के पैर उखाड़े गए हैं, और ये यहाँ पर फिलहाल ज्यादा बेटर, अच्छी स्थिति में है या जमे हुए हैं। अब इसकी बात ये कि किसने स्टार्ट किया था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये बात कि क्या साहेल रीजन में जो गरीबी और जो है, इसको भारत से कहीं कंपेयर किया जा सकता है, या क्या इसका कोई कंपैरिजन इंडिया के साथ है? सो यस, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो हमने अभी पढ़ा था हमारे 5-7 दिन पहले के ग्रुप डिस्कशन में, उसमें भी ये चीजें आई हैं, और इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं जिनको साहेल रीजन से कंपेयर किया गया है। पॉवर्टी हमारे यहाँ पर उस रीजन के इक्वल है, गरीबी वहां के इक्वल ही भारत के भी कुछ क्षेत्रों में है, जिसमें उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र हैं। एंड दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेवात रीजन। मेवात भी उतना ही पिछड़े इलाके में आता है। कैन यू कनेक्ट दैट थिंग टू द मेवात? क्या ये बात समझ में आ रही है? मेवात इज ऑल्सो अ वेरी बैकवर्ड एरिया। क्या यहां तक बात क्लियर है? जी सर।
बट सर मेरा ये एक क्वेश्चन है कि यस अभी तक जैसे मेवात रीजन जो है वो सांप्रदायिक रूप से भी या फिर इकोनॉमिक रूप से वो इतना डेवलप क्यों नहीं है? उसका एक रीजन जैसे हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य है या ऐसे साक्षरता की कमी है, बट साउथ में भी काफी मुस्लिम्स हैं, हैदराबाद तेलंगाना जैसा है, तो वो भी काफी लिटरेट हैं और काफी डेवलपमेंट कर रहे हैं, यू तो इस आर पर्टिकुलर प्रोवाइडिंग, रीजन का। यस यू आर itself प्रोवाइडिंग द आंसर ना, द लिटरेट। वो लिटरेसी है, लिटरेसी सब कुछ बदल देती है, शिक्षा सब कुछ बदल देती है, बहुत चीजें बदल देती है, इसलिए शिक्षा पे फोकस किया जाता है। यहाँ की लिटरेसी रेट पता है आपको मेवात की? शायद कौन सी? 37% फॉर द विमन, लिटरेसी रेट 37 फॉर द विमन, और शायद 46% या ऐसा कुछ ओवरऑल है, या 56% ओवरऑल है। मेल लिटरेसी रेट यहाँ की 70% है अभी तक भी। कैन यू अंडरस्टैंड सर दिस? एक एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने कहा कि पॉवर्टी और जो लिटरेसी रेट है उसके कम होने का एक दूसरा मतलब उसी की वजह से कह सकते हैं कि सैन्य तख्ता पलट किया जाता है। यस, ये मतलब एक मतलब तरह से उनको मेरे भी मोबिलाइज माइंड। किया जा सकता है, तख्ता पलट कोई भी कर सकता बट है, वो बट मोबिलाइज सर किया। इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना कि फिर ये 80s में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया तब तो हमारे यहाँ की गरीबी की भी स्थिति ऐसी ही थी हम्म, और लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी, हम्म। तब भी क्यों नहीं हुआ इस तरह का वो कदम, क्यों नहीं कंटिन्यू, उठाया? हाँ वो कंटिन्यू नहीं कर पाए ना, क्योंकि ऑपोजिशन अगर ज्यादा टाइम तक आपातकाल लगाया जाता तो ये हो सकता था कि वो तख्ता पलट हो जाता इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है। अगर उसको ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू किया जाता इमरजेंसी को, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में तख्ता पलट हो जाता। वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहा ना आपातकाल, एंड इंदिरा गांधी इटसेल्फ फेस्ड इट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द इमरजेंसी। उसमें इस चीज को फिर देखा भी है, इसके रिजल्ट्स भी देखे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज भी देखे हैं, एंड वी फोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। भारत 200 साल तक लगभग लोकतंत्र के लिए लड़ा है, तो वो चीज हमारे माइंड सेट में, और लोकतंत्र की एक, ये मान लीजिए वैल्यू, एक डेमोक्रेसी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारे माइंड सेट में है, हमारे यहाँ पर बसी हुई है, हमारे यहाँ पर रची बसी है डेमोक्रेसी। उसको हमने सहेज के रखने के लिए ये हमारे माइंड सेट में रही है, क्योंकि हम 200 साल लड़े हैं उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। दिस वॉज द रीजन। अगर आज भी ऐसा होता है, इंडिया में कोई तानाशाह क्यों नहीं बन सकता? या ये कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस 1947 में अंबेडकर मतलब इतने एक्टिव नहीं रहे थे। 56 के बाद में गांधी की डेथ हो गई थी, पटेल भी उतने पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस की ऑलरेडी वो प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। सो इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि नेहरू के पास सारी ऐसी परिस्थितियां थी कि वो भारत में तानाशाही ला सकते थे या वो डिक्टेटर बन सकते थे, फिर वो डिक्टेटर क्यों नहीं बने? इस चीज को समझ रहे हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नेहरू के पास ऐसी सारी परिस्थितियां थी कि उनको तानाशाह वो बन सकते थे, पर वो तानाशाह नहीं बने? सर संभवतः इसका रीजन तो उस टाइम का जो मानसिक दौर था, पब्लिक स्वतंत्रता तो के लिए जो वही, लड़ी थी। यस, तो हाँ। वही मानसिक जो एक मान लीजिए कि जो एक मूल्य है हमारे, जी। जो वैल्यू सिस्टम है हमारा टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए जो हमारा वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ ना, वो इमरजेंसी तक भी बचा था। आज से कंपेयर मत कीजिए 2020 से 2025 से, उस टाइम तक एटलीस्ट उस चीज का एक वैल्यू सिस्टम बचा हुआ था। अगर आज ऐसा होता है तो आज ज्यादा संभावनाएं हैं, आज जल्दी ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ गृह युद्ध हो जाए, हमारे यहाँ पर वो चीजें होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम वो जनरेशन नहीं है जो 200 साल तक लड़ती हुई आई है, या जिसने उस दंश को देखा है जब लोकतंत्र नहीं होता, चाहे वो एरिस्टोक्रेसी हो, ऑटोक्रेसी हो, कॉलोनियल एटीट्यूड हो, वो हमने नहीं देखा है। इसलिए हमें डेमोक्रेसी की वैल्यू उतनी नहीं पता है जितनी उन लोगों को थी उस टाइम पर। सर इसी में अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए हाँ, कि अग्निवीर जैसी जो स्कीम लेके आए, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीजन ये भी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये उसके पीछे का रीजन, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लगा ऐसा। अगर आप लोगों के पास इसके लॉजिक्स हैं तो बताइए कि उसके पीछे का रीजन ये है, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। एनी अदर पर्सन और कुछ कुछ बोलना चाहते हैं?
जिसको तख्ता पलट करना होगा उसको उम्र का थोड़ी ध्यान रखेगा अपने। किसका तो ध्यान कोई भी नहीं हो रखेगा? उम्र का, एज का, वो तो कोई भी हो सकता है। हमने मिडिल ईस्ट में देखा है 60 साल वाले भी लड़ रहे हैं, 70 साल वाले भी लड़ 25 रहे हैं। साल वाले ने किया है, 25 या शायद 35 साल का लड़का है अभी जिसने किया है। साथ में तो 60-70 साल वाले भी लड़ रहे हैं। हाँ उम्र का कोई वो ख्याल नहीं है। हाँ, वो मतलब उसमें अग्निवीर वाला तो रिलेशन मुझे तो कोरिलेट होता नहीं दिखा कहीं पर। तो एक चीज ये, अब ये बात कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है और नाइजर में जो तख्ता पलट हुआ है उस तख्ता पलट के पीछे क्या रीजंस हैं, या उसमें रशिया का एक बड़ा रोल है। रशिया का बड़ा रोल होने के क्या एविडेंसेस है कि वहां पर जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद में वहां के स्ट्रीट्स में और वहां पर रशियन फ्लैग कई लोग लहराते हुए दिखे हैं, क्लियर कट। सो दिस इज द एविडेंट कि वहां पर रशिया का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये बात कि वहां पर ऐसे क्या रिसोर्सेज है, स्पेशली हमने बात करी थी अफ्रीका की, अब हम पर्टिकुलरली उस कंट्री की बात करते हैं कि वहां पर ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं जिसके लिए वहां पर सरकारें बदल के या पपेट गवर्नमेंट बिठा के उन रिसोर्सेज को हथियाना है। ये तो क्लियर है कि तख्ता पलट करवा के या जो कुछ भी करना है उथल पुथल करवा के जो वेस्टर्न पावर्स है मोस्टली वहां पर अपना डोमिनेंस बनाना चाहती है। तो वो किस रिसोर्स के लिए बनाना चाहती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है। यूरेनियम, यस, इट इज नाइजर इज द 7th लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड अगेन एक और है कोंगो रिपब्लिक का आपने नाम सुना होगा, वहां भी अभी डिस्टेबिलिटी चल रही है और वहां पॉसिबल है ऐसी चीजें हो जाए। वहां पर भी कोबाल्ट का बहुत अच्छा वो है, एक तरह से खजाना है कोबाल्ट का भी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लें, इस चीज को याद रखना। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये पूछ लें कि सलेह रीजन में रिसेंटली 2000 मैं इसके ईयर्स आप लोगों को बता दूं, इट इज 11 में जब ये अरब स्प्रिंग आई थी। यस, ये 11 में स्टार्ट हुआ था जब अरब स्प्रिंग आई थी, जब लीबिया में मुअम्मर अल गद्दाफी को रिप्लेस किया गया ट्यूनीशिया से हुआ था। ट्यूनीशिया से या वहां से, हाँ, जब वहां पर उसको हाँ, रिप्लेस ट्यूनीशिया किया से गया था। उसको रिप्लेस करने के बाद में इन कंट्रीज में डिस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई। कैसे? इन सभी कंट्रीज में डिस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि यहाँ के जितने भी लड़ाके हुआ करते थे या सो कोल्ड जो इनका तानाशाह था, उन तानाशाह के जितने भी सपोर्टर्स थे या उनकी मिलिट्री थी, वो अलग अलग देशों में फैल गए और इन्हीं आसपास के जितने कंट्रीज हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उन सब में फैल गए। और यही रीजन है द सेम आफ्टर द अफगानिस्तान, और इसमें जब 9/11 के बाद में जो अटैक किए गए थे, यहाँ के जितने लड़ाके थे और वो है ना सद्दाम हुसैन के जितने लड़ाके थे, वो जब डिस्प्लेस होने लगे थे तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाया। तो ये इस तरह से जब किसी तानाशाह के लड़ाके जब से डिस्प्लेस होना स्टार्ट हुए, वो अलग अलग जगह बिखर गए, उन्होंने इसको ज्यादा फोस्टर किया और वो अगेन लाइक द वैगनर ग्रुप, वो भाड़े के जो होते हैं जिनको किराए के गुंडे बोला जा सकता है, वो भाड़े के गुंडों की तरह काम करने लग गए। दिस इज द रीजन। क्या ये यहां तक बात क्लियर है? और एक रीजन और रशिया का यहाँ इन्वॉल्व होने का, दिस इज द फूड सप्लाई। यूक्रेन वॉर के बाद में रशियन फूड सप्लाई में या रशियन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का जो सेकंड ऑल्टरनेट हो सकता है, दैट कुड बी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये भी एक बड़ा रीजन है कि यहाँ पर डिस्टरबेंसेस करवाए जा रहे हैं। सो इन सिंगल वर्ड इफ यू कोट इट, और आपसे पूछा जाए कि सबका एक शब्द में कारण बताइए, आई सेड, मैंने 3-4 दिन पहले के डिस्कशन में कहा है, दिस इज द रिसोर्स कर्स। अभिशाप है वहां के संसाधन होना इन देशों के लिए, जितने संसाधन है वो इनके लिए अभिशाप बने हैं। दिस इज कॉल्ड द रिसोर्स कर्स। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके, एक और चीज, भारत में अभी हमने जो चंद्रयान परीक्षण किया है वो कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से ही हम क्यों करते हैं लॉन्चिंग? पुडुचेरी के साइड में एक अलग आइलैंड है वो।
सर उसके 3 रीजन है। पहला तो चुंबकीय यामित तो वहीं से निकलती है। दूसरा, यदि कोई प्रक्षेपण फेल होता है तो वहां पे फ्री एरिया होना चाहिए ताकि लैंड को कम से कम नुकसान हो। तीसरा, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो उधर से उसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। भारत के पृथ्वी के पूर्वी परिक्रमण पथ में अगर उसके साथ मिला दिया जाता है तो वो लेस एनर्जी में वो उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, और वो इक्वेटर के नियर बाय इक्वेटर है, इसलिए वहां पर वो कौन सा लो है जिसमें इक्वेटर के पास में सबसे कम वो पाया जाता है, क्या नाम है उसका? कोरियोलिस फोर्स। क्या नाम है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स है सर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, उसके लिए एक लॉ है ना, मेरे दिमाग से स्किप हो गया उसका नाम। जियोथर्मल ग्रेविटी। सेंट्रीफ्यूगल जियोथर्मल ग्रेविटी। राजेश सब क्वेश्चन क्या था सुन नहीं पाई। कोरियोलिसिस ही है। सेंट्रीफ्यूगल है ना, कोरियोलिसिस उसी का वो है, हाँ, मतलब उसका नाम दिया है। अभिकेंद्री क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अपकेंद्री, अपकेंद्रीय बल वहां पर लगता है। सो हु सेड दैट कि ये बिल्कुल अलग से आइलैंड है, वो एक मतलब एक लॉजिकल रिप्लाई नहीं है। ये 2-3 रीजन है इसके बड़े, इसलिए हम मैक्सिमम चीजें यहीं से वो करते हैं। क्या इसके अलावा हम कहीं और हमारे पास लॉन्चिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है श्रीहरिकोटा के अलावा इंडिया में? Have you heard the name थुम्बा? थुम्बा नाम सुना है क्या? रॉकेट लॉन्चिंग हम यहीं से करते हैं, केरला में है। और इसके अलावा हम एक और थूथुकुडी तमिलनाडु में एक और ऐसा ही नया सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो तमिलनाडु में है, थूथुकुडी। अगर ये पूछ लें कि श्रीहरिकोटा के बाद हमारे पास क्या ऑल्टरनेट्स हैं, तो ये 2 ऑल्टरनेट्स और हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग इज हु इज प्रभाकर चौधरी? रिसेंटली न्यूज में है, काफी चर्चा में भी है। यूपी का एसएसपी। यूपी का एसएसपी क्या किया इन्होंने? एक तो थोड़ा सा जो लैंग्वेज है ना उसको ऐसा मत यूज करना, वहाँ इंटरव्यू में भी आई थिंक ऐसा इस तरह से मत बोल देना यूपी का एसएसपी। वो ऐसा लगता नहीं है कि हम एक मतलब हाईली डेकोरेटेड जिस यस। सॉरी सर, एक्चुअली उन्होंने एक कावड़ यात्रियों को मतलब रोका था कुछ न्यूसेंस करने से, दैट्स व्हाई ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द फोर्स। और उनका 15 साल की सर्विस के अंदर 21 बार तबादला हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। 21 बार उनका तबादला हो चुका है। ओके, द रीजन बिहाइंड दिस सोल रीजन इज दैट और एनीथिंग अनदर? इसके अलावा और कोई कारण है क्या उनका ट्रांसफर होने का? सर मेन तो अभी यही था कि वहाँ पे राइट्स ना हो और आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए शांति बनाए रखने की वजह से उन्होंने कावड़ियों को कंट्रोल किया था। कावड़िया कुछ ऐसे माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्रों से निकलना चाहते थे, यात्रा निकालना चाहते थे, उन्होंने उनको रोका था। रोकने के बाद भी वो नहीं माने, धरना प्रदर्शन करने लगे, तो वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। बट द रीजन बिहाइंड दिस अगर ये पूछ लिया जाए तो कि क्या इसका मतलब तो कोई पर्सन ईमानदारी से काम ही नहीं करेगा, या उन्होंने अगर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए ऐसे एक्शंस लिए और इन एक्शंस के अगेंस्ट ऐसा काम होगा, तो फिर तो कौन अफसर ईमानदारी से काम कर सकेगा? तो क्या कहेंगे आप? सर फॉर बोला तो नहीं चाहिए, पर अगर एथिकल वैल्यूज स्ट्रांग है तो फिर तबादला से फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल गुड। ट्रांसफर इज ए पार्ट ऑफ जॉब, तो इसको सोच करके अगर हम अपनी एथिक्स या फिर जो सर्विस की जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको अगर निभाना छोड़ दें तो ये तो फिर खुद में कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाएगी ना सर। तो ट्रांसफर को लेकर के ये सोचना कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं जनता को या फिर राजनीतिक जो प्रभुत्व के लोग हैं उनको अगर मैं खुश रखूं, तो ये तो कोई उद्देश्य नहीं हो सकता सर। और कोई पर्सन, एनी अदर मेंबर? ऑल द लिसनर्स,
जो सारे श्रोतागण उपलब्ध हैं उनमें से कोई कुछ बोलना चाहते हैं, या यही रीजन सफिशिएंट है? एक बड़ा रीजन ये है इस पर्टिकुलर इंसिडेंस का, जो आप लोगों ने लॉजिक बताया, दैट इज वेरी गुड, और ये सफिशिएंट है कि हम इस चीज को सोचकर कभी भी जॉब नहीं कर सकते, हमें जॉब करनी है, और मतलब हम हमारी वी आर डिस्चार्जिंग आवर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर रेस्पॉन्सिबल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो हम उस चीज से ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, या वो हमें ज्यादा मोटिवेट करती है टुवर्ड्स माय ड्यूटी। बट इसका एक और बड़ा रीजन है कि ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, वो इससे पहले ही ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके थे स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और वो जहां पर अभी एसएसपी लगे हुए थे उससे कहीं और पोस्टिंग लेना चाहते थे, उनके कोई हेल्थ रीजंस थे। बट कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो कुछ आईपीएस की लिस्ट आई और उसी दिन ये कांड वहां पर हो गया था, और वो लिस्ट वहां से जारी हो चुकी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो ये कोइंसिडेंस है, अदरवाइज ऐसा नहीं किया गया है। जो रीजन है उनके खुद के स्टेटमेंट्स आए, उन्होंने ये कहा कि मैं इससे पहले एप्लीकेशन दे चुका था, वो डेटेड एप्लीकेशन उन्होंने बताई। सो इट इज नॉट द पनिशमेंट फॉर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर के लिए किसी भी तरह से पनिशमेंट नहीं रहा है। कैन यू गेट दिस? क्या ये चीज समझ में आ रही है? एक पाकिस्तानी प्लेन F-16 का नाम सुना है क्या? ये रिसेंटली वापस से चर्चा में क्यों है? यस, ये चर्चा में क्यों है अभी F-16? सर अभी अमेरिका ने और पाकिस्तान ने सिस्मोआ जो CIS MOA करके MOU साइन कर लिया है, वो मतलब चुपचाप ही साइन करा है उन अमेरिका। और सर इसके थ्रू क्या होगा, अमेरिका अब जो भी पार्ट्स हैं F-16 के वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करा सकता है। F-16 का अपग्रेडेशन अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में है चाइनीज, चाइना ने बना के दिया है, बट अगेन द चाइनीज प्रोडक्ट, तो वो उतना अच्छा उनकी सर्विस नहीं है, और उसके पास वापस रिपेयर के लिए भी नहीं ले जा रहे हैं पाकिस्तान वाले। और ये एक जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है सिस्मोआ की, ये पूछी जा सकती है आपसे। सिस्मोआ की फुल फॉर्म कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी, यस यस, and security memorandum of agreement. सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्मोआ। क्या सिस्मोआ को लेकर इंडिया को कंसर्न होना चाहिए? जी सर, थोड़ा सा तो कंसर्न होना चाहिए इंडिया को। Because he visited and our PM met recently with the Biden. हम अभी मिले हैं उनसे। और सर जैसे इंडिया के साथ अभी जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, सबसे पहला सर जो बेसिक एग्रीमेंट था सिस्मोआ ही था। उसके बाद सर जो कॉपरेशन बढ़ा है ना, उसके इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया के साथ सिस्मोआ साइन किया है हमने। जी सर, इंडिया के साथ भी सिस्मोआ साइन किया है। हाँ सर, यूएसए ने शायद है। नहीं सर, नहीं। सिस्मोआ नहीं था, द सेम फंडामेंटल कोमकासा, यस, दैट वाज और नेम्ड बेका, कोमकासा। एक लेमोआ है, लॉजिस्टिक एंड एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ, और फिर 2018 में हमने कोमकासा साइन किया। तो जो पाकिस्तान के साथ अब जो डील अब यूएस कर रहा है या जो एग्रीमेंट साइन कर रहा है, वो एग्रीमेंट ऑलरेडी इंडिया बहुत पहले से साइन कर चुका है। सेकंड थिंग, 2016 में क्लियर कट इंडिया के लिए मेजर डिफेंस पार्टनर टर्म एक्सटर्नल अफेयर्स जो है स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अमेरिका, ये ऑलरेडी मेजर डिफेंस पार्टनर टर्म यूज कर चुका है 2016 से। दूसरी बात, 2016-17 के बाद में इट वाज द पैसिफिक रीजन कहा जाता था, एंड दे कॉल्ड इट नाउ द इंडो पैसिफिक। जो हिंद प्रशांत है उसको अमेरिका ने, हम तो पहले से बोलते हैं इसको हिंद प्रशांत, बट दे आर नाउ यूजिंग द इंडो पैसिफिक टू शो द डोमिनेंस ऑफ इंडिया इन द रीजन। भारत में भारत का ये प्रभुत्व वो एक्सेप्ट करने, या ये समझ लीजिए कि भारत को
साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत को सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए इंडो पैसिफिक टर्म वो काम में ले रहे हैं। पर क्या यस इंडिया को यहाँ पर कंसर्न होना चाहिए, इंडिया को इस चीज को लेकर परेशानी होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया मस्ट बी कंसर्न अबाउट दिस, क्योंकि अमेरिका अपने कुछ कोर डिफेंस पार्टनर के साथ ही ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं साइन किए हैं उसने, जो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं डिफेंस सेक्टर के, ये उनमें से एक है। और ये सभी के साथ साइन नहीं किया है अमेरिका ने, हर किसी देश के साथ साइन नहीं कर रहा है। अब ये बात कि इंडिया शोड इट्स कंसर्न, हम अपने कंसर्न शो कर चुके हैं, या एक तरह से हम अपनी दैट इंडिया इज वरिड, हम ये शो कर चुके हैं। बट व्हाई अमेरिका इज डूइंग सच? अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? एक मिनट 2 मिनट का टाइम आप लोग ले सकते हैं, बट अमेरिका के ऐसे करने के रीजंस क्या होंगे? सर अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरफेरेंस का जो इंटरेस्ट है उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान से ही वो अपने मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन रन करता है। ईरान से जो उनका वो है एक एनिमी वाला वो चल ही रहा है, यस। और तालिबान से भी अफगानिस्तान में भी खत्म हो चुका है। तो अब उसके पास या तो इजराइल है मिडिल ईस्ट के अंदर, या फिर पाकिस्तान, ये दो ही है जहाँ पे वो अपना जो भी बेस है सब बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ सऊदी वगैरह और वहां पर सपोर्टिंग कंट्रीज है वैसे यूएस के पास? सर रशिया, पाकिस्तान और चाइना, तो जब से रूस यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तो रशिया, पाकिस्तान और चाइना प्लस ईरान, तो इनका एक ग्रुप बना हुआ है, एक इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है। तो पाकिस्तान इनके साइड ज्यादा टिल्टेड ना हो, तो वहां पे चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड करने की। पार्शली ये सही है। और इसके अलावा बिकॉज वी रिट्रीटेड, अब अमेरिका से 2014 से उन्होंने अपनी अफगानिस्तान से, सॉरी, अमेरिका ने 2014 से अपनी फौज का रिट्रीट स्टार्ट कर दिया है। सो दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो यहाँ पर बने रहें या यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो। वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जो मतलब एशियन, जो मिड एशियन कंट्रीज हैं इस क्षेत्र में, उनका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस एक्चुअल में अनबेरेबल हो जाता है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर अनबेरेबल हो जाता है, उनका खर्चा इससे ज्यादा हो जाता है यहाँ पर बने रहने का। और कोई कारण? सर इंडियन ओशन पे थोड़ा प्रभुत्व बनाए रखने के लिए। वो भारत भी हो सकता है ना, भारत है ऑलरेडी। इंडिया इज सर भारत उसको इतना सारा, मतलब एक होता है ना कि सही टर्म बोले तो इतनी ज्यादा आजादी नहीं देगा, आजादी से मतलब अपने जो उनके प्रोग्राम से वो रन करने के लिए। अच्छा, इंडिया मतलब एक तरह से उसके साथ पोलराइज्ड नहीं होगा इंडिया। यस, है ना? पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन डेब्ट ना, पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन डेब्ट, सो दे आर नॉट एबल टू डिमांड देयर फेवरेबल टर्म्स विद देम। तो उसकी वजह से वो ये पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक मोस्ट बेनिफिशियल प्लेस है उनके प्रोग्राम रन करने के लिए इंडियन ओशन के अंदर। सर एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि चाइना का पाकिस्तान में जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से उसको डेप्थ दिया हुआ है, तो उसको रिप्लेस करने का भी एक रीजन हो सकता है। सीपीसी को ऑलरेडी चाइना में वो आज अरेस्ट हो गए इमरान खान वहां पर, सीपीसी की वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से। आज ही शायद 2 या 3 साल की सजा सुना दी उनको। वो इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है। एक चीज आपने सुना है, अमेरिका में कई बार गोलीबारी होती है, सुना है क्या? किसी का भी मन हुआ और अचानक से सडनली वो स्टैंड गन लेके, लाइट मशीन गन लेके, बंदूक लेके, कुछ भी लेके चला गया, पार्क में फायर कर दिए, स्कूल में कर दिए, चर्च में कर दिए। एंड दे आर नॉट द जिहादिस्ट और द अदर सच इस्लामी टेररिज्म, वहीं के लोग भी कर देते हैं। सुना है क्या? वो घर से झगड़ा हो गया, फ्रस्ट्रेशन में बाहर गया, उसने फायरिंग कर दी, पार्क में फायरिंग कर दी, कुछ भी कर दी। एंड गन लाइसेंस है ही नहीं वहां पर, मतलब वो असेंशियली नहीं है हमारे यहाँ की तरह। अमेरिका में गन इज लाइक वो है ना कि मिर्जापुर में बोलते हैं ना कि अब बनाएंगे इसको अमेरिका, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है सर वहां पे गन। यस, वो बोलता है ना उसमें, क्या नाम है, गुड्डू भैया, कि अब बनाएंगे इसको अमेरिका, मिर्जापुर को, जहां ऑफेंस में भी गन और डिफेंस में भी गन, सबके हाथ में एक कट्टा होगा। वो वाली कंडीशन वहां है।
एक्चुअल में, क्योंकि उनको ये लगता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर कुछ भी होगा तो पुलिस कब आएगी, उस टाइम पर हर पर्सन के पास अपनी गन होनी चाहिए। दैट इज द रीजन। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये निकले हैं कि कई बार वहां पर आम पब्लिक पर फायरिंग कर दी गई, कई लोग मारे गए, कई मतलब निर्दोष इनोसेंट लोग, बच्चे, महिलाएं, कई कई निर्दोष लोग मारे गए, पर उसके बाद भी वहां पर लाइसेंस नहीं अप्लाई किया जा सकता। द रीजन बिहाइंड दिस, वहां की जो आम लॉबी है, आर्म्स लॉबी है, जो ये बनाने वाली कंपनीज हैं, वो बहुत हावी है। ये चीज याद रखिए, वहां पर सरकार के ऊपर जो आर्म लॉबी है, अमेरिका की आर्म्स लॉबी है, वो बहुत हावी है। आर्म प्रोडक्शन जो है वो बहुत हावी है। एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द एग्रीमेंट ऑफ द पाकिस्तान, एग्रीमेंट विद द पाकिस्तान। क्योंकि 2017 से 22 तक का अगर रिपोर्ट देखा जाए तो पाकिस्तान का जितना आर्म्स प्रोक्योरमेंट है उसका लगभग 75% वो चाइना से सप्लाई हो रहा था। एंड अगेन अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री इज लूजिंग इट्स मार्केट। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड। क्योंकि ये चीज हम समझते हैं कि 2001 से पहले, जब तक 9/11 नहीं हुआ था, द टेररिज्म वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। वो उसको ग्लोबल मानते ही नहीं थे, वो टर्म ग्लोबल यूज ही नहीं करते थे। दे यूज जस्ट द टर्म दैट इज हाइफनेटेड इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान में कुछ है एंड दे कॉल इट एज अ टेररिज्म, इसको आतंकवाद जैसा कुछ बुलाते हैं। जब वो 9/11 हुआ तब उनको ये समझ में आया कि यस इट्स नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो द थिंग इज कि उस दौर में भी उन्होंने इन दोनों देशों को और ऐसे कई कंट्रीज में डिस्टरबेंस क्रिएट करके अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को अच्छे से फ्लोरिश किया है, हथियार सप्लाई करके। एंड अगेन दे आर फोकसिंग ऑन द पाकिस्तानी मार्केट की इतना प्रोक्योरमेंट चाइना से कर रहा है, वो प्रोक्योरमेंट अमेरिकन इंडस्ट्री के पास आना चाहिए। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। फिर ये सारी बातें जो डिप्लोमेसी वाली बातें हैं और स्ट्रेटेजिकल जितने एस्पेक्ट्स हैं कि वो यहाँ डोमिनेंस रखना चाहता है, ऐसा करना चाहता है, वैसा करना चाहता है, वो सारे एस्पेक्ट उसके साथ फिर जुड़ जाते हैं। पर मेन रीजन इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। कल हम कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास आपको टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर कर दी जाएगी, लगा देना चाहिए। हाँ, बट वी आर, ये मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके लिए सरकारें ऐसा मानती है कि वो समय के साथ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी, समय के साथ ऑटोमेटिक। एंड पीपल हैव द वेरी शॉर्ट मेमोरी। जनता के पास बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, जनता उन बातों को बहुत लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रखती। तो कभी कभी गवर्नमेंट्स ऐसे कॉन्फिडेंस में होती हैं, और ऐसा सभी गवर्नमेंट्स के साथ होता है। वो पर्टिकुलरली बीजेपी, कांग्रेस, एनडीए, यूपीए, वो ऐसा नहीं है, या इंडिया की सरकार किसी और देश की सरकार के साथ नहीं है। बट सरकार में जो होते हैं, इन रिजीम जो होते हैं, ऐसा देखा गया है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस में भी ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसा समझा जाता है कि कुछ मामले हैं वो टाइम के साथ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, और वो चीजें ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा इनको सुधरने में। तो मे भी पॉसिबल कि गवर्नमेंट का वो स्टैंड हो। अदरवाइज यस, मतलब मैंने तो इवन यूज्ड द टर्म कि 356 का सदुपयोग वहां किया जा सकता है। जितनी बार इंडिया में उसका दुरुपयोग हुआ है, दिस इज द टाइम कि वहां पर इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। सर ऐसा नहीं होगा कि अभी तक तो कुकी का गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है, उसके बाद मैते का भी नहीं होगा? तो नहीं है, अब जो दोनों का ही नहीं है। और इवन इट इज सजेस्टेड, ये बोला जा रहा है वहां के लिए जो मतलब एनालिस्ट हैं, उनके द्वारा यही बोला जा रहा है कि अब सिचुएशन ये है कि वहां पर कुकी और मैतेई दोनों का ही, वहां की जो भी लोकल ऑफिसर्स हैं, लोकल पर्सन्स हैं, उन पे बिलीव ही नहीं है। अगर वो कुकी है तो मैती का नहीं है, मैती है तो कुकी का नहीं है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पर फ्रेश अनबायास्ड टीम वहां पर भेजी जाए, जो डिसीजन मेकर्स हों, वो डिसीजन ले लेकिन रहे होंगे, तब वो उनको बेटर सपोर्ट करेंगे। उनको भी ऐसा लगेगा कि यस, कुछ अनबायास्ड लोग हैं जो जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल विदाउट प्रेजुडिस कर रहे हैं, ये किसी एक के फेवर का नहीं कर रहे हैं। ये, अगर ये कहें कि अगर आपने बोला कि बातें
अलग से भेजा जाए, उनको डिप्लॉय किया जाए। हाँ, कुछ कोई लोग भी डिप्लॉय वहाँ इंटरलोक्यूटर। की जन सहभागिता के बिना, वहाँ की लोकल प्रशासन से बातचीत किए बिना नहीं सुलझ सकता है, क्योंकि ये वहां विश्वास का का जन मामला है। सहभागिता ही कोई ये चाहती है, वहां की जो आम पब्लिक है वो ही ये चाहते हैं कि अनबायस्ड लोग हों जिनको हम अपनी बात बता सके। क्योंकि वहां पर जो एक तरह से समझ लीजिए कि जो असंतुष्टि है वो इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो कोई उनके फेवर में भी काम कर रहा है तो भी वो उसे लेकर इनसिक्योर है। जो वहां के लोकलाइट्स हैं या लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल जो रिजीम है, वो अगर कोई डिसीजन भी ले रहा है तो एक ना एक ग्रुप ये सोचता है कि ये हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। वहां ऑलरेडी इस चीज के लिए डिमांड है कि मतलब, और ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि बिल्कुल एक फ्रेश टीम वहां पर जाती है, फ्रेश वहां पर कुछ ऑफिसर्स वहां पर जाते हैं और वो डिसीजन ले रहे होते हैं, तो जनता का जो रिसेंटमेंट है वो जल्दी शांत होता है। ये वहां बहुत ज्यादा संभव है। यस सर, जैसे बीजेपी के पास मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, हाँ तो वहाँ पे जैसे उन्होंने कश्मीर और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, हाँ, वैसा वो वहाँ पे मणिपुर में भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर उसकी उसकी अप्रोच रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हमने ग्रुप डिस्कशन में पहले इस चीज को चर्चा करी है। एक्चुअली कर सकते हैं, पर उसके क्या है, फेजेस होते हैं। तो फेजेस मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। किसी भी चीज की हायरार्की होती है डिसीजंस की। तो उस डिसीजन की हायरार्की में सबसे पहले तो ये आता है कि जस्ट वेट एंड वॉच एंड ट्राई टू अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल द होल थिंग। पहली चीज ये है। उसके बाद की स्टेप ये होगी कि नहीं, जब पूरा सिस्टम फेल हो गया और वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, देन वी इम्पोज द प्रेसिडेंशियल रूल। फिर अगर प्रेसिडेंशियल रूल भी कंटिन्यू करता है और उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियां बनी रहती है कि फिर भी लॉन्ग टर्म तक 6 महीने तक भी सिचुएशन नहीं ठीक हो रही है, उसके बाद भी वहां पर इस तरह की आगजनी, हिंसा, ये सारी चीजें चल रही है, तो फिर वो स्टेप आता है कि थर्ड स्टेप में उसको यूटी डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। तो वो स्टेजेस होती है ऐसे डिसीजन की। वो सडनली ऐसा नहीं होता कि हमें एकदम से लगा और हमने इसको कि ठीक है इसको यूटी डिक्लेयर कर दिया, वैसा नहीं होता। सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू। यस यस सर, जैसे कहा गया है फ्रॉम द पॉलिटिकल एनालिस्ट, उन लोगों ने ऐसा कहा है कि मणिपुर के अंदर जैसे बीजेपी गवर्नमेंट थी, राइट, और वहाँ पे जो मेदी कम्युनिटी है उसके ज्यादातर मेंबर्स फ्रॉम बीजेपी है, दैट्स व्हाई वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। तो नहीं इसका लगाना, इट इज टोटली द फेस प्रोटेक्टिंग, ऐसा कहा जा रहा है। ऑब्वियसली ये तो पूरा ग्लोबल मीडिया इस चीज को बोल रहा है, ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि दिस इज द फेस प्रोटेक्टिंग। हम ये नहीं शो करना चाहते कि स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है या एनडीए सपोर्टिंग पार्टी की गवर्नमेंट है, हमारा एलआई की स्टेट है, पर वो स्टेट में हमें 356 लगाना पड़ा इस चीज को बचाने के लिए, या इस मतलब एक समझ लीजिए शेम लाइक सिचुएशन से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है। ये तो पूरा ग्लोबल मीडिया इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। सो मतलब अगर कुछ है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर कुछ सर है और इसका जो हमें दिख रहा है, yes, एक बीच में डिमांड उठी थी कि जो सीएम है बीरेन्द्र सिंह जी, उनको उनको हटा देना वहां चाहिए। से पद से हटा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके लिए मना कर दिया। तो इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, क्योंकि एक नया चेहरा अगर सीएम पद पे लेकर आया बजाय राष्ट्रपति शासन के, तो स्थितियां शायद एकदम कंट्रोल में से आ किसे सकती हैं। लाओगे आप, किसे लेकर आओगे एकदम से? मतलब वहां पर बीजेपी नहीं रही है उन स्टेट्स में। अगर आप नहीं सर, देखेंगे आजादी के बाद से, मैं बताता हूँ, आजादी के बाद से देखेंगे वहां पर बीजेपी रही नहीं है। ये भी पहले कांग्रेस में थे, वीरेंद्र भी। इनके लिए कहा जाता है कि ये कांग्रेस से उधार लिए हुए हैं। तो आप इनको हटाकर सबसे पहले तो वहां पर बीजेपी का ऐसा एक एस्टेब्लिश्ड पर्सन जिसको पब्लिक माने, जिसकी बात, आप उसे ही तो लेकर आओगे। आप किसी भी पपेट को वहां बिठा दोगे, वो फिर वही चीज होगी और वो कॉन्सिक्वेंसेस खत्म नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा ये कि आप अगर इनको हटाते हैं तो आप किस कम्युनिटी का बनाओगे? वहां पर दोनों कम्युनिटी के रिसेंटमेंट्स इतने ज्यादा अगेंस्ट जा चुके हैं, इतने ज्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं कि बिफोर टेकिंग अ होल्ट, मतलब 4-6 महीने का राष्ट्रपति शासन में एक बार एक होल्ट लिया जाए और जो एक ब्लड बॉइलिंग सिचुएशन है ना, उसको एक बार थमने दिया जाए, उसके बाद ये करना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी का इसीलिए तो अभी आप सर बना दो। 356 बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सीएम का भी रोल 356 उसमें। भी, हाँ, मतलब वो आपने मान लीजिए मैथी कम्युनिटी का बना दिया, तो मैथी कम्युनिटी से कुकी वापस से अगेन द सेम सिचुएशन, और कुकी का बना दिया तो मैथी वापस से अगेन द सेम सिचुएशन। तो उससे बेटर इसीलिए सजेस्ट किया जा रहा है कि मस्ट बी ए होल्ड। कम से कम 4-6 महीने का एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जिसमें चीजें
थोड़ी नॉर्मलाइज हो सके और फिर ये डिसीजन लिया जाए कि अब किसे सीएम बनाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर मणिपुर हिंसा के लिए विदेशी हस्तक्षेप कहाँ तक जिम्मेदार है, उसका क्या जवाब? इसके लिए मणिपुर हिंसा के लिए विदेशी हस्तक्षेप, मणिपुर हिंसा के लिए विदेशी हस्तक्षेप में आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनमें एक मतलब सिंस द इंडिपेंडेंस या उससे पहले से लेकर उनमें एक ऑटोनॉमी का जो डिमांड है वो उनमें बनी हुई है। ऑटोनोमस स्टेट वो लोग चाहते हैं। तो वहां पर अगर कुछ भी ऐसा होता है, थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस होता है, तो वो ऑटोनोमस होने की अपनी डिमांड करते हैं। कोई भी विदेशी हस्तक्षेप तब कर सकता है या वो सपोर्ट तब कर सकता है जब ऑलरेडी आपके यहाँ पर कुछ क्लिवेजेस हो, कुछ ऐसी लाइन हो जो फॉल्ट लाइंस हो, उन फॉल्ट लाइंस को ही वो यूज कर सकते हैं। सो पहले से बात यह है कि द रीजन बिहाइंड दिस वी आर स्टिल नॉट इंक्लूसिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हम अभी तक उनके लिए इतने समावेशी नहीं हो पाए हैं कि उनका जो एलिजियंस है, उनकी जो निष्ठा है वो देश के लिए ज्यादा अच्छी रही हो, इसलिए वो अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। उसमें अभी तक ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सटर्नल कंट्रीज का या इनका रोल उतना ज्यादा नहीं है। हो सकता है कुछ फंडिंग वगैरह कुछ सपोर्ट हुआ हो, बाकी बहुत ज्यादा रोल एक्सटर्नल नहीं है उसमें। कुछ आर्म्स देखे गए कि आर्म्स वगैरह तो ये तो देखिए कि आर्म्स तो कहीं भी जहां भी आप देखेंगे, चाहे अभी नूह में भी देखेंगे, तो वो सारे ऐसे ही हैं जो हमारे यहाँ तो दुकान पर मिलते नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ में कहीं भी गए और वहां से एक ई रिक्शा में हम 4-5 बंदूकें रख के ले आए। तो वो आर्म्स तो सारे ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे विदेशी हथियार ही होते हैं और वो स्मगलिंग के थ्रू ही आते हैं। ऐसे टाइम पर फंडिंग वगैरह आना और वो चीज होना तो वो भी स्मगलिंग के थ्रू ही आता है। अभी एक सबसे बड़ा इशू अगेन इन द पंजाब, कि पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जीती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट जब जीती थी, तब उनका भी मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा क्लेम यही था कि हम यहाँ से नशे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अगेन जब अभी रिसेंटली जब आप गवर्नमेंट जीती है तब भी वही है, और अगले चुनाव आने वालों के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि वहां पर इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। अब हम उसमें ये कहें कि वहां पर स्मगलिंग वगैरह ये बॉर्डर एरिया से ज्यादा होती है, वो सब कुछ होता है। तो वो स्मगलिंग के लिए तो हमेशा स्मगलिंग मतलब ऐसी चीजों की स्मगलिंग जो हमारे यहाँ पर बैंड है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रॉस बॉर्डर ही होती है, तो वहीं से आते हैं। वो एक सपोर्ट तो करती है ना सर, क्योंकि उनको एक इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है। हाँ, इकोनॉमिकल सपोर्ट करते हैं। फंडिंग मैं बोल रहा हूँ ना, फंडिंग वहां से प्रोवाइड की जाती है उस चीज के लिए। तो चाइनीज फंडिंग इसमें हो सकता है एक रोल, पर इतना बड़ा रोल नहीं है कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट द टोटली फेल्योर ऑफ द इंटेलिजेंस और द इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। भारत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी या जो हमारे बॉर्डर्ड एरियाज हैं उसकी सिक्योरिटी टोटली फेल हो गई, इतना बड़ा रोल नहीं है। ठीक है सर ये इंटेलिजेंस फेलियर भी कह सकते हैं हम एक तरीके से। इंटेलिजेंस फेलियर बोल सकते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर का सबसे बड़ा एग्जांपल तो नूह हिंसा है, जब 2 या 3 दिन पहले से ऐसा था कि वहां पर तनाव क्रिएट हो रहा था, और इंटेलिजेंस के पास अगर ये चीजें नहीं आई, या जो पुलिस डिपार्टमेंट है, स्टेट पुलिस है, उसकी इंटेलिजेंस विंग क्या कर रही थी, उनको ये पता होना चाहिए था कि यहाँ पर ऐसी स्थितियां बिगड़ जाएगी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, कहीं से भी अगर कोई यात्रा निकल रही है, बीट चाहे वो मुहर्रम के ताजिए निकल रहे हो, चाहे वो हिंदू कलश यात्रा निकल रही हो, या कुछ भी हो, पर ये जब स्थितियां बन रही है अगर कि किसी भी तरह से इस तरह के अटैक हो रहे हैं, हथियार जमा किए जा रहे हैं, छतों पर पत्थर ईंट ये सब जमाए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या कर रही है? तो इंटेलिजेंस फेलियर तो है, ऑब्वियस सी बात है। ओके थैंक यू सर। ओके सो वी विल मीट टुमारो। आप लोगों में से राजस्थान वाले इश्यूज प्रिपेयर करके लाइएगा। आज हमें टाइम नहीं मिला, कल मैं उन चीजों को, हम मंडे को मिलेंगे। कल का हम हॉलीडे रखते हैं, संडे का। ओके, हैव अ गुड नाइट टू यू ऑल।